पॉइंट नंबर 5 में 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर, 2 माइनिंग इंजीनियर होंगे जो निर्दलीय रूप से होंगे, जो क्या करेंगे, ठीक है, जो आपका डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होंगे। हाँ शिश, हाँ बोलो। किसका डेट निकल गया? डेट निकल के मतलब? हाँ 18 तारीख को है। हाँ तो नहीं रहे, दोनों मिला हुआ है, उसको ऐसा पार्ट थोड़ी ना कि नहीं आएगा। मैं जवाब दे तो यहाँ पे देखो, एक बच्चा मुझे कॉल किया है सवाल। हाँ देखो, एक बच्चा सवाल करके पूछ रहा है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं अभी, वो माइंस इंस्पेक्टर का पार्ट में पढ़ा रहे हैं या फिर बेसिक प्रिपरेशन करवा रहे हैं? बाबू देखो, माइंस इंस्पेक्टर या दुनिया का कोई भी, तुम कोई भी एग्जाम देने जाओ, जो कुछ माइनिंग में पढ़ाया जा रहा है ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जिसमें तुम बोल सकते हो सर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरा सेंस बोलता है, जो मैं इस बात को मानता हूं अक्सर, कि बहुत कुछ पढ़ने से बेहतर है कि तुम 5 से 10 चैप्टर अच्छा से पढ़ के जाओ। जीवन में बहुत मायने रखता है। तुम 50 चैप्टर में 50 चैप्टर पढ़ ले लेकिन अच्छा से कुछ नहीं पढ़ा, उससे बहुत बेहतर है कि तुम 10 चैप्टर का तैयारी ऐसा करके गया कि कम से कम एग्जाम में कंफर्म है कि मेरा 50-60 नंबर आ जाएगा। ये सबसे तुमको यूनिक बनाएगा हमेशा। देखो, जीवन में 100 में 100 नंबर थोड़ी ना लाना है। तुम बताओ ना, ईसीएल में क्या 50 में 50 लाने से ही जॉब हुआ? जो 50 नंबर नहीं लाया इसको नहीं हुआ? 40 नंबर तक का सिलेक्शन हो गया है। तो 100 में 100 लाना कौन बोला है? कोई नहीं बोला, ऐसा है ही नहीं कहीं पे। आप कोई एग्जाम में अगर डब्ल्यूसीएल का एग्जाम दो, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, आप उसमें जाके 96 नंबर ले आते, आपका सिलेक्शन पक्का है। 98 ले आओ, सिलेक्शन पक्का है। 97 ले आओ है, 95 ले आओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। स्वाभाविक रूप से बात है। मतलब 2-4 नंबर का हमेशा छूट है, मतलब कुछ सिलेबस का पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन जितना पढ़ो एकदम कंसंट्रेटेड करके पढ़ो कि हाँ उसमें कोई चीज नहीं छूटना चाहिए मेरा। हम इतना अच्छा तैयारी किए। अब इस तैयारी को कैसे जांच कर सकते हैं आप? तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप ब्लाइंड रूप से किसी को फॉलो मत करो। जब मैं कोई चैप्टर खत्म किया, जैसे मान लो अभी हम लोग 4 महीना में मेथड, शॉर्ट फायरिंग, वेंटिलेशन, सपोर्ट, ये 4 महत्वपूर्ण जो माइनिंग का 4 पिलर है, 4 स्तंभ है, ये 4 चैप्टर खत्म हुआ है। आप उस 4 चैप्टर में कहीं पर कोई भी टेस्ट, कोई भी क्वेश्चन उठा के बना के देखो, उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को भी जांच करो। ऐसा नहीं कि उठपटांग जैसा स्टैंडर्ड का सवाल ले आए, नहीं, उस स्टैंडर्ड को भी जांचो, क्या सच में स्टैंडर्ड सवाल है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड सवाल है तो आप उसका आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो यू आर ओके, तुम्हारा तैयारी ठीक ठाक है। अगर नहीं कर पाए तो तुमको पता चले कि नहीं, तुमको और तैयारी करने की जरूरत है, तुम्हारी तैयारी में चूक है। अब एक उठपटांग सवाल आ गया, ठीक है, मतलब कैसे मैं समझा, मतलब कुछ भी एक सवाल आ गया जिसका मतलब दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है सपोर्ट से, उस तरह का डायरेक्ट नाता नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत है उसका। वो पॉसिबल है कि कोई टीचर नहीं पढ़ाया, वो यूनिक सवाल है, यूनिक कुछ कुछ जगह मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन है, जो अक्सर 99.99% जो सवाल है वो आप कर पाओगे हर एग्जाम में, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा ये। और हम लोग का जो तैयारी चल रहा बेस्ट लेवल का चल रहा है, आप करो। हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है बाबू, आप सबको पता है कि थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, पेशेंस रख के। हम लोग का जो कोर्स होता है लगभग 8 से 9 महीने का है। अभी हमने बोला था कि 9 महीना लगेगा, फिर से मैंने 8 महीने कहा, और फिर से मैं 9 महीना कर रहा हूं, मतलब 8-9 महीना के आसपास लगेगा टाइम। उसमें पूरा का पूरा सारा चीज कवर अप हो जाएगा, कुछ पार्ट बचेगा नहीं। आपको खुद पता है, स्पीड देख लो, रूल 10 दिन में खत्म हो गया उधर। अभी माइंस एक्ट का एक्ट भी अगर कोई पन्ना बच्चा पढ़ रहा होगा घर में तो उसको पता चल गया होगा कि सर 3-4 दिन में एक्ट खत्म कर देंगे, 3-4 क्लास पढ़ाएंगे तो एक्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपना दूसरा, इसी कमेटी का सेकंड पार्ट में आते हैं। इसी कमेटी से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं हम लोग, कुछ और बात को हम लोग जानते हैं, ठीक है। कमेटी के बारे में कुछ और बातों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात है क्या, रिजाइन के बारे में, ठीक है। मीटिंग, इसका मीटिंग के बारे में जानते हैं, इसका रिजाइन के बारे में जानते हैं, कैसे क्या होता नहीं है तो उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मीटिंग के बारे में, कमेटी का मीटिंग कैसा होता है, ठीक है। मीटिंग से रिलेटेड बात करेंगे, MEETING, मीटिंग। कमेटी का मीटिंग क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कौन तय करेगा, सारा दिशा निर्देश क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कमेटी का जो मीटिंग होगा, ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग डिसाइडेड बाय चेयरमैन। एक नंबर, टाइम एंड प्लेस। एक नंबर में क्या है, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस, प्लेस ऑफ मीटिंग डिसाइडेड बाय
चेयरमैन। चेयरमैन के पास ही पावर दिया गया है कि टाइम कहाँ होगा, कितना बजे होगा, कितना दिन में होगा, कितना डेट में होगा और कहां पर मीटिंग होगा, इसका पावर जो है किसके पास है, चेयरमैन के पास है। चेयरमैन इस बात को तय करेंगे क्या कि मीटिंग का टाइम और प्लेस क्या होगा। और सेक्रेटरी का क्या करेगा भाई, सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी क्या करेगा, द सेक्रेटरी क्या करेंगे, ये RETORY, RETORY, ठीक है, RETORY, सेक्रेटरी क्या करेंगे, सेक्रेटरी क्या करेंगे, shall give notice about place and time of meeting, shall give notice, shall give notice, सबको सूचित करेगा, shall give notice about time and place, time and place of meeting, ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, ऑफ मीटिंग। अब सवाल ये है, सर ये बात तो बोला हुआ है, लेकिन मान लो कि हमको बोला है, अभी मैं मान लो कि आसनसोल में, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमको बोला कि 2 दिन के बाद मीटिंग है दिल्ली में, ठीक है, या फिर मान लो कोयम्बटूर में, कहीं पर भी बोल दिया, तो क्या पॉसिबल है कि 2 दिन में मैं दिल्ली पहुंच के मीटिंग अटेंड कर लूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको टाइम देना पड़ेगा, कितना दिन पहले, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, 14 दिन पहले सूचित कर देगा क्या मीटिंग होने वाला है, 14 दिन पहले सूचित कर देगा सेक्रेटरी, 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, कितने दिन पहले, 14 डेज पहले। देखो ध्यान समझो क्या बोला, पहला टाइम और प्लेस को डिसाइड करेगा चेयरमैन, यहां मीटिंग होगा और इस डेट में होगा, चेयरमैन सेक्रेटरी को बता दिया। अब सेक्रेटरी क्या करेगा, उसके बारे में सबको सूचना देगा 14 दिन पहले, मतलब चेयरमैन को डिसाइड 15-16 दिन पहले ही कर लेना होगा, ताकि सेक्रेटरी क्या करे, सबको 14 दिन पहले नोटिस दे पाए कि हाँ ये मीटिंग होने वाला है, ठीक है। The agenda of meeting shall be sent by the secretary at least 7 days before. The agenda, एजेंडा क्या होता है, एजेंडा मतलब होता है, यहाँ पे एजेंडा का मतलब तुम एजेंडा ही समझ लो, ठीक है। एजेंडा मतलब किस चर्चा का विषय है ना, एजेंडा मतलब चर्चा का विषय, चर्चा का विषय क्या है, ठीक है, चर्चा किस विषय पे होने वाला है, किस विषय पे चर्चा होगा। द एजेंडा ऑफ मीटिंग, किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं लोग, इसका, ठीक है, ये कब सूचित किया जाएगा, एजेंडा ऑफ मीटिंग shall be sent by the secretary, shall be sent by secretary at least 7 days before, कम से कम 7 दिन पहले उसको बताना होगा कि इस एजेंडा पे, इस मैटर को लेके हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, ये सारा चर्चा का विषय है, आप लोग तैयारी करके आइए। ये तो क्या होगा, सिर्फ मीटिंग का डेट और टाइम बोल दिया, सब आदमी मुंह उठा के आ गया, एक प्लेट खाना खाया, घर चला गया, फिर क्या मतलब है। मीटिंग का मतलब है कुछ निर्णय आना चाहिए कि नहीं, तो मीटिंग में कुछ निर्णय तभी आएगा जब उसका एजेंडा पहले से पता हो कि किस बारे में चर्चा होने वाला है, मैटर क्या, तब ना लोग, बाकी लोग पढ़ के आएंगे उस पर। जैसे मान लो कि बोला वही 8 घंटा 10 घंटा लेबर कोड के बारे में, तो उसमें सारा लोग पढ़ेंगे कि पूरा फॉरेन कंट्री में क्या कंडीशन है, इंग्लैंड में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, रशिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, किस तरह लोग वहां पे काम करते हैं, कितना देश का वर्क है, जहां पे डेमोक्रेसी वहां पे क्या नियम है, जहां पर तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा ऑटोक्रेटिक है, वहां पर किस तरह का नियम चलता है, ऑटोक्रेटिक जब नियम चला किस तरह का, कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ा है तो इंडस्ट्री जब 8 घंटा का वर्किंग आवर से किस तरह आगे बढ़ा है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इस तरह का कोई मैटर जब होता है ना, तो उसमें पूरा रिसर्च करके लोग आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो एजेंडा पहले दे देना पड़े कि इस एजेंडा, इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले, आप लोग करके आइए। हम लोगों का भी जैसे मीटिंग होता है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, जैसे इनमोसा वगैरह का मीटिंग होता है, आप जब जाओगे ना, कंपनी ज्वाइन करोगे, तो मैं छोटा समझा देता हूँ। तो इनमोसा का जैसे मीटिंग होता है, तो इनमोसा का मीटिंग में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बोले कि सर मैनेजमेंट से हम लोग बात करना चाहते हैं, तो हम लोग एजेंडा लिख के देते हैं। क्या लिख के देते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, हम लोगों का ये एजेंडा है, हम लोग इस पे बात करना चाहते हैं। तो उसमें 1-2 पॉइंट मैं बोलता हूँ जो अक्सर रहता है मीटिंग में, कॉमन पॉइंट, संडे पीएचडी बढ़ाया जाए, ठीक है, जो ओवरमैन और सरदार, उनको अलग से एक ऑफिस दिया जाए ताकि वो सुरक्षा पूर्वक काम कर पाए, नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी का पूरा व्यवस्था किया जाए, बारूद वगैरह से रिलेटेड कुछ हो गया, कोई सपोर्ट से रिलेटेड कुछ डिमांड हो गया, कुछ किसी का घर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जो रहता है ना बात, उसको लिख के लिखित तौर पे मीटिंग में दिया जाता है, सर के सामने रखा जाता है उस मीटिंग में। और जब मीटिंग होती है ना, तो सारे लोग मिलकर उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट है। तो कुछ दिन जब सारा पॉइंट मिल जाएगा ना, तो मैनेजमेंट भी तैयार होता है कि हाँ इस बात पे हमको क्या क्या बोलना है ना। तो ये तरीका होता है और उसका एक टाइम होता है, उतना दिन पहले, लगभग जैसे इसमें आप कितना दिन है,
7 दिन पहले बताया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो अब जैसे कंडीशन बोलते हैं, मान लो कि कोई इमरजेंसी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो कोई इमरजेंसी के केस में ना, कोई अगर इमरजेंसी हो तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसमें छूट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है जिसमें जिसमें मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसको लेकर कोई मीटिंग करना है, ठीक है, तो उसमें क्या टाइम है 14 दिन तक इंतजार करें, नहीं, तुरंत डिसाइड करना होगा। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हो तो क्या होगा, ठीक है, एटलीस्ट 2 days बिफोर, एटलीस्ट कम से कम तो भी 2 दिन पहले, एटलीस्ट 2 days बिफोर बताना होगा कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग है, ये टॉपिक का पार्ट है। कोई मान लो मीटिंग हुआ, उसमें अचानक पता चला कि ये एक चर्चा का विषय है, तो उसको भी 2 दिन पहले कम से कम बताना होगा कि ये भी चर्चा में शामिल होगा, ठीक है। अब एक फॉर कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम का मतलब को पता है कि मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए, ठीक है, फॉर कोरम मतलब मान लो कि तुम 2 दिन पहले बताया और लोग आया ही नहीं, गुस्सा से बोले जाओ तुम ही मीटिंग कर लो, तो क्या तुम्हारे पास पावर है कि तुम अकेले डिसीजन ले सकता है? नहीं, उसमें क्या होगा, मिनिमम मीटिंग के लोगों को मौजूद रहना पड़ेगा फॉर कोरम ऑफ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में देखो, किसी भी मीटिंग में पूरा करने के लिए तो व्यक्ति को रहना, वहां सारे व्यक्ति को मौजूद होना जरूरी है। ऐसे में उदाहरण के तौर पर, तो मान लो तुम किसी माइंस का मैनेजर हो, तुम डिसाइड किया क्या कि हमारा पीओ साहब इस बार रिटायर होंगे, तो हम लोग सब मिलकर उनको गिफ्ट देंगे। तो तुम डिसाइड कर लिया मने मन क्या कि सब वर्कर, जितना भी वर्कर है, सारा अधिकारी सब मिला के 1000 रुपए डोनेट करेगा, सारा वर्कर 1000 और अधिकारी लोग 5000 करके डोनेट करेगा और पीओ साहब को एक ब्लोरो गिफ्ट करेंगे। सोचो, इमेजिन करो, और उस मीटिंग में कोई आया ही नहीं, तुम्हें अकेले डिसाइड करके नोटिस चिपका दिया, कोई व्यक्ति पैसा देगा? कोई नहीं देगा। क्यों? डिसीजन तुम्हारा है, तुम मीटिंग में सबको शामिल करोगे, सारा लोग बात सुनोगे तब ना भाई उसका होगा। तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए उस मीटिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो फॉर कोरम ऑफ मीटिंग, किसी भी मीटिंग को पूरा करने के लिए जो कमेटी का मीटिंग होगा तो 4 मेंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 मेंबर। मीटिंग 4 मेंबर रिक्वायर्ड। कितना मेंबर का जरूरत है? वो 4 मेंबर रिक्वायर्ड, इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन को मिला के, ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन को सम्मिलित करके टोटल कितना व्यक्ति होना चाहिए? तो टोटल 4 व्यक्ति काफी है किसी मीटिंग को, कोरम को पूरा करने के लिए 4 व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है। अब कोई भी मीटिंग जैसे मान लो हुआ, ठीक है, अब उसका डिसीजन कैसा होगा? ऐसे मान लो बहुत बार मीटिंग में क्या होता है, भेद और मतभेद दोनों होता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि कोई उसको पक्ष में, कोई विपक्ष में, कोई बोल रहा 8 घंटा ड्यूटी ठीक है, और कोई बोल रहा नहीं, कोई बोल रहा 8 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा ड्यूटी ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं होना चाहिए, कुछ बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे नो। तो जो 10 घंटा ड्यूटी के पक्ष में कितने लोग हैं, कुछ लोग विपक्ष में, तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन डिसीजन का आएगा, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट, ठीक है। डिसीजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ऑफ मीटिंग डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट, वोट का मेजोरिटी को देख के डिसाइड करेगा। अब एक सवाल यहां पे आता है, मान लो कि टोटल 4 मेंबर थे, 2-2, चेयरमैन वोट नहीं करता, पहली बात समझ लेना, चेयरमैन कभी वोट नहीं करेगा, चेयरमैन नॉर्मल रहता है, ठीक है। चेयरमैन को छोड़ के टोटल 5 लोग थे, ठीक है, टोटल कितना लोग थे? 4-5 लोग थे, 2 और 2, दोनों आपस में बराबर वोट कर दिए। तो जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन अपना अतिरिक्त वोट डाल सकता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर बराबर वोट हो गया दोनों पक्ष में, तो चेयरमैन अपना वोट उस केस में डाल सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल वोट चेयरमैन एक्सरसाइज एन एडिशनल वोट, ठीक है। इन केस ऑफ, देखो ध्यान से लिखना, ठीक है, इन केस ऑफ इक्वल वोट हो गया, जब तुम वोटिंग करवाए तो वोट क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। देन इन केस ऑफ इक्वल वोट द चेयरमैन कास्ट हिज वोट, वो अपना वोट को दे सकता है, कास्ट एडिशनल वोट, एडिशनल। चेयरमैन क्या कर सकता है? एक अतिरिक्त वोट दे सकता है, एडिशनल वोट। समझ में आया? और ओपिनियन दे सकता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देख लो,
तो मीटिंग के बारे में समझाएंगे, मीटिंग कैसा होगा नहीं होगा, वोट क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में बोलेंगे। इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं बोल देता हूँ, उसको भी लिख लेंगे हम लोग। देखो ध्यान समझो क्या क्या बात बोला गया भाई। टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग डिसाइडेड कौन करेगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा। तो सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी उसके बारे में सूचना देगा, सूचना सबके पास भेजेगा कि भाई ये मीटिंग होने वाला, ये मीटिंग होने वाला, ये मीटिंग होने वाला है, इसको सबको सूचित करेगा। ठीक है, बहुत लोग मैसेज आए, मैं मैसेज पढ़ता हूं, पहले पढ़ा लेता हूं। सेक्रेटरी सबको सूचित करेगा, कितना दिन पहले सूचित करेगा? 14 डेज पहले सूचित करेगा। तीसरा नंबर, लेकिन जो एजेंडा है, जो चर्चा का विषय है मीटिंग का, किसी मीटिंग का, सेक्रेटरी 7 दिन पहले उसको बताना होगा कि ये चर्चा का विषय है। नहीं तो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, अचानक आ गया बोला ये चर्चा करना है, तो कुछ लोग पढ़ के नहीं आएंगे, कुछ बात ही नहीं हो पाएगा उसमें, है ना। तो चर्चा के विषय को 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। अब बात है कि मान लो चर्चा का विषय हो गया और कोई अगर इमरजेंसी केस हो गया तो 2 दिन पहले बताना होगा कम से कम, फिर भी ठीक है। अब एक बात है कॉरम, ठीक है, कॉरम, QUR स्पेलिंग था यार। अगर मीटिंग का कॉरम को पूरा करना है, ठीक है, QUORUM होगा ना, कॉरम। अगर मीटिंग का कॉरम को पूरा करना है तो कम से कम 4 मेंबर को रहना चाहिए, चेयरमैन को मिला के टोटल 4 लोग रहेगा ना, 50% लोग रहेंगे तो ही मीटिंग का मान्यता है, नहीं तो नहीं। डिसाइडेड बाय मीटिंग क्या होगा? ये फीड सेफ्टी कमेटी में 60% था, इसमें कितना है? 4 लोग है, 50% है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया बात कि इस तरह से मीटिंग का प्लेस, मीटिंग का लोकेशन वगैरह डिसाइड होता है, ये सारी चीजें होती है। कॉरम का मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए। 5 नंबर पॉइंट में है डिसीजन। कोई भी मीटिंग का डिसीजन क्या होगा, कैसे लिया जाएगा? तो वोट होगा, जितना ज्यादा वोट मिलेगा उस हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि किसको वोट होगा, वोटिंग करवाएंगे कोई मैटर पे लेके। अब जितना ज्यादा वोट जिस पक्ष में पड़ेगा उस पक्ष पे पता चलेगा उतना लोग वो पक्ष का बात माना जाएगा। जैसे मान लो 8 घंटा काम में मान लो 3 आदमी बोला कि यस, 2 आदमी बोला नो, तो क्या हो गया? उसमें यस फाइनल हो गया। अगर मान लो 2-2 बराबर हो गए तो चेयरमैन एक एडिशनल वोट, एक्स्ट्रा वोट डाल सकता है, उसके पास पावर है एक अतिरिक्त वोट डालने का, वो अतिरिक्त वोट डाल कर उसको ठीक कर सकता है। 3 और 4 एक बार और बता दें, जैसे अभी पोल किए हम लोगों को। हाँ, जैसे तुम लोग का पोल किए, जैसे अभी तुम लोग को वोटिंग करवाएं, ए और बी ऑप्शन में ज्यादा जो मिला वही मिला, उसी तरह से जो लोग वहां पे मीटिंग में रहेंगे ना वो लोग वोट करेंगे कि हाँ हम पक्ष में, हम विपक्ष में, सारा डिस्कशन होने के बाद। 3 में दिया हुआ है कि जो एजेंडा है कोई मीटिंग का, कोई बात जिस विषय पे चर्चा करना उसको 7 दिन पहले बताया जाएगा, और क्या इमरजेंसी केस हो तो 2 दिन पहले बताया जाएगा। और कम से कम 4 व्यक्ति रहने से ही मीटिंग का मान्यता है, वैल्यू है। ऐसे मान लो 8 मेंबर होना चाहिए, केवल 3 ही आदमी पहुंचा है मीटिंग करने के लिए, तो मीटिंग का वैल्यू नहीं होगा। कम से कम 4 लोग मीटिंग के लिए, मीटिंग के दिन मौजूद होना चाहिए। 3 आदमी मिलकर कभी डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई डिसीजन नहीं आएगा, मीटिंग का मान्यता ही नहीं होगा 3 आदमी का। समझ में आया? यही बात लिखा है, कम से कम 4 मेंबर रिक्वायर्ड। मीटिंग कॉरम मतलब मिनिमम कितना आदमी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या पावर ऑफ कमेटी। कमेटी को किस तरह का पावर मिला, इस पे चर्चा करते हैं कि जो कमेटी हम लोग बोलते हैं, कमेटी कैसे, मतलब कमेटी इतना जो काम कर रही है, कमेटी जो जांच कर रही है, तो क्या कमेटी ऐसे ही है? मतलब जैसे क्या समझाओ, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो उसको अगर पावर न दी है, तुम्हारा घर पहुंच जाएगी कमेटी, अब तुम झाड़ू लगे, तुम्हारी मम्मी खड़ी हो जाएगी, हाँ कैसे आएगा मेरे बटुआ का पता करने, ये करने वो करने। ऐसा होता है कि नहीं, महिला अक्सर खड़ी हो जाती है बीच में, हाँ हम नहीं देखने देंगे, हम नहीं छान मारने देंगे, नहीं कर। तो उस केस में उसके पास क्या क्या पावर हो, क्या क्या अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, तब ना भाई उसका वैल्यू है। नहीं तो पावर नहीं देगा तो क्या मतलब है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? पावर होना चाहिए ना, पावर चाहिए। एक दो सवाल आया है, मैं चीफ इंस्पेक्टर लिखा है वो क्या है सर? सेक्शन 12 में 1 का बी। अब सेक्शन 12(1) का बी कहां चीफ इंस्पेक्टर लिखा हुआ? अगर मीटिंग में 3 मेंबर होगा तो मीटिंग कब होगी? मीटिंग नहीं होगा, उस मीटिंग को कैंसिल कर देना होगा। सर पॉइंट 5 में चेयरमैन के बाद क्या लिखे हुए हैं? पॉइंट 5 में चेयरमैन के बाद लिखे कास्ट एडिशनल वोट, यहां लिखा कास्ट, CAST, कास्ट मतलब वोट देना है ना, कास्ट ए एडिशनल वोट, CAST, कास्ट एडिशनल वोट। टेन्योर 3 साल है। कौन बोला 2 साल? उल्टा पुल्टा बकरा बिना मतलब का बच्चे लोग कंफ्यूज करेगा तुम। 3 साल के लिए टेन्योर, इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले एक सवाल बच्चा भेजो, सवाल को ले लेता हूं।
अरे गधा, सेक्रेटरी का पद दिया 1B में, वही तो लिखा है पद, वो पद वाला पार्ट था। 1B में सेक्रेटरी जो बना है ना उसके बारे में दिया है, चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है या उनके बिहाफ में कोई इंस्पेक्टर हो सकता है। चलो अब मीटिंग के बारे में सारा बात क्लियर हो गया कि मीटिंग कैसा होता नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कमेटी को मिलने वाला पावर, कमेटी को किस किस तरह का पावर दिया गया उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कमेटी को दिया गया पावर, पावर ऑफ कमेटी, मैक्सिमम कितना लोग हो सकता है, मैक्सिमम 8 लोग हो सकता है। मैक्सिमम कमेटी का मीटिंग में 8 लोग हो और अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 4 चाहिए, ठीक है। अब पावर ऑफ कमेटी, पावर ऑफ कमेटी, COMMITTEE, ठीक है। तो कमेटी को किस किस तरह का पावर मिला, क्या क्या कमेटी जांच कर सकते, क्या पावर मिला, ठीक है। देखो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो तो कमेटी को क्या पावर मिला है, पावर मिला है इसको ए नंबर, द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के पास जो पावर है ना, माइंस इंस्पेक्टर के जो पास पावर है, सेम पावर है, सेम पावर इसके पास है, ठीक है। द कमिटी हैव सम पावर एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। इसके अलावा बी नंबर, द कमिटी हैव पावर ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। सिविल प्रोसीड्योर सुने हो, क्रिमिनल प्रोसीड्योर, सिविल प्रोसीड्योर को सुना है? सेम पावर, सेम होगा, सेम पावर ऑफ, सेम पावर एज होगा, सेम पावर एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सीआरपीसी सुना है, सीआरपीसी, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, तो ये उसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर के तहत जो एक इंस्पेक्टर मतलब जो तुम देखते हो खाकी वर्दी वाला, तो अपना घर के आसपास का जो इंस्पेक्टर देखता है, वो पावर इसको मिला है किसके पास, कमेटी के मेंबर के पास पावर है। अगर कमेटी का मेंबर आ गया तुम्हारा घर, तो तुम्हारा घर का छान मार सकता है, वो जो जिस तरह अरेस्ट करके लोग ले जाता है ना, उस तरह तुम्हारे पास वो कर सकता है। देखो क्या क्या करेगा इसमें, इसके अंतर्गत क्या क्या पावर आता है। पावर नंबर 1, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी, तुमसे डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। मान लो एक मैटर छपा है, क्या एक जांच छपा है, क्या जांच छपा है भाई, तुम कोल इंडिया का बहुत संपत्ति को बेच दिया, अनऑथराइज रूप से बेच दिया। जैसे अभी तुम लोग एक कहानी याद होगा जिसमें सीबीआई का जांच चल रहा था, तुम्हारे ईसीएल के कुछ लोग थे, यहां तक कि जीएम तक भी फंसे उसमें मैटर में, है ना। सीबीआई का जांच चला है, लाला बोलकर एक बहुत फेमस व्यक्ति है ईसीएल में, लाला बोल के बहुत फेमस व्यक्ति ईसीएल में, तो उनके ऊपर भी इस तरह जांच का कुछ मुकदमा दायर हुआ था, उसको मैटर को बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, है ना। तो उस मैटर में भी क्या है कि जब कमेटी आएगी ना, तो उसके मान लो उन पर क्या इल्जाम लगाए, तो उन पर लगाए कि भाई चोरी किया है, तो कोई कमेटी आके जांच करेगी, आपका घर पे खोज पड़ताल करेगी, कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा तब ना पता चलेगा। तुमको देख के कैसे पता चलेगा कि तुम चोरा है ना क्या है। तो उसके लिए पावर दिया कि डिस्कवरी करिए और इंस्पेक्शन करिए, जांच करिए। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, दूसरा नंबर एनफोर्सिंग, देखो ध्यान से, एनफोर्सिंग बोला है, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, आपको मजबूर कर देगी वो, किस लिए, अटेंडेंस के लिए, हाजिरी लगाने के लिए आप वहां पर आइए। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति जो उस मैटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकती है, वो अपने पास बुला सकती है कि भाई तुम आओ, तुमको आना पड़ेगा, एनी पर्सन, ठीक है। एंड एग्जामिन हिज ऑन ऑथ, एंड एग्जामिन उसको जांच कर सकती है, ठीक है। हिज ऑन ऑथ, उसको शपथ दिला के, ऑथ मतलब शपथ होता है ना। देखो ध्यान से, क्या हो गया, बैटरी कैसे खत्म हो गया यार, चार्ज तो चल रहा था। हाँ ठीक है, एग्जामिन ऑन हिज ऑथ, ठीक है, क्या कर सकता है उसको, ओथ मतलब उसका शपथ दिला के, उसको कसम खिला के उसका जांच कर सकती है। साथ ही साथ तीसरा क्या कर सकते, उसको किस तरह का पावर दिया गया है,
कंपेल 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 द कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको किसी डॉक्यूमेंट के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के लिए उसको बाध्य कर सकती है कि तुमको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तुम्हारे पास है तो दो, हम उसका छानबीन करेंगे। समझ में आया क्या बोले? तो ये सारा कमेटी के पास पावर है, तभी लोग कमेटी से डरते हैं। अगर पावर नहीं देगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आया है बोल दो भाई जाने के लिए, ऐसा बोल देगा। लेकिन उसके पास पावर है छानबीन करने का, तो तुम्हारा घर का ईंट से ईंट बजा देगी वो, है ना। जांच करने अगर आ गई वो, तुम्हारा घर से ईंट से ईंट बजा देगी, सब चीज को छान मारेगी, खंगाल देगी वो। ठीक है, तो ये सारा पावर है उनके पास। और सबसे बड़ा बात है, देखो ये वाला सिविल प्रोसीड्यूर, ठीक है, 1908, इसको पढ़ोगे जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, कभी मौका मिलेगा जीवन में तो समझाऊंगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर क्या होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अंतर है, कौन किसके कैटेगरी में आता है वो। तो ये सारा चीज का पार्ट है, सारा पार्ट कमेटी को पावर दिया गया है, तो भी लोग कमेटी से डरते हैं, तभी लोग उससे खौफ खाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल, अब इस पे बात करते हैं हम लोग, अब इसी का एक पार्ट पे बात करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे ठीक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसके बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे, उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस सेशन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा देर लगेगा, आज का क्लास हो सकता है थोड़ी ज्यादा देर तक चले, 5-10 मिनट 15 मिनट, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हम लोग टॉपिक को खत्म कर लेंगे। और इसके साथ माइंस एक्ट का लगभग हम लोग का 70-80% पार्ट खत्म हो जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे? तो माइंस एक्ट का बुक पढ़ना, उसमें वही सब लिखा हुआ जो तुम रूल में हम तुमको पढ़ा चुके हैं। मैं पढ़ाते समय रूल में अक्सर बोला हूं कि जैसे तुमको वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया गया, आवर ऑफ वर्क के बारे में पढ़ाया गया, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ाया गया, वर्किंग आवर के बारे में बताया गया, तो सारा माइंस एक्ट का पार्ट है। ड्रिंकिंग वाटर, यूरिनल सैनिटेशन, सारा माइंस एक्ट का पार्ट था। हम आपको माइंस एक्ट बोल के पढ़ाते हैं तो तुम डर जाता, तुम सीख नहीं पाता, इसीलिए हमको मजबूरी में नहीं बोलना पड़ा कि माइंस एक्ट पढ़ा रहे हैं, हमको माइंस रूल बोलकर पढ़ाना पड़ा। तो वो सारा बात जो आप सीख चुके हैं अभी तक, उसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा तुम्हारा दिमाग में जा चुका है जो माइंस एक्ट का था। समझ में आया? अभी हम लोग बात करेंगे टेन्योर वाला, दैट्स वाई बाबू, इसीलिए मजबूरी में हमको उस समय हम नहीं बोल पाए आप लोगों के पास कि माइंस एक्ट हो रहा है। माइंस एक्ट नाम सुन के लोगों को बुखार हो जाता है ना, रीजन यही है। देखो अभी जैसे कमेटी पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा मन किसी किसी का भारी भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों को मजा भी आ रहा होगा। अच्छा एक करते हैं, कितने लोगों को मजा आ रहा है कि हाँ सर अच्छा लगा क्लास, मजा आ रहा है सर सुन के? नहीं, जुर्माना वाला नहीं आता है। कितना लगा मजा आ रहा है कि हाँ सर मजा आ रहा है, एकदम मस्त है क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है सारा चीज। ठीक है, जो बच्चा क्लास में, नहीं वोट वोट नहीं करवाऊंगा, उतना टाइम है नहीं, जो बच्चा क्लास में अक्सर घर में पढ़ता होगा ना, उसको जरूर मजा आता होगा, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं घर में उनको बहुत टफ लगता होगा। तुमको पता है आज हम लोग एक साथ बहुत सारा सेक्शन को खत्म किए, पावर ऑफ कमेटी शायद 12, 13, 14, 15, 4 सेक्शन को एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 सेक्शन को पढ़ रहे हैं क्लासेस में। देखो हो सकता है बाकी इंस्टीट्यूशन के तुलना में हम लोग का फी महीना का ज्यादा हो, ये में भी हो सकता है बाकी इंस्टीट्यूशन से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वो लोग तुमको 3 महीना में जो खत्म करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे 1 से 1.5 महीना में खत्म कर देंगे। दोगुना से भी ज्यादा स्पीड हम लोगों का है ना, विथ याद करके। तो चलो पावर ऑफ कमेटी हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानते हैं, इसी कमेटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट को देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट बात, आप लोग का जो सवाल है ना इसी में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, जितना भी सवाल आप छूट रहा सारा का सारा इसी में आएगा, सारा बात को हम लोग करके इसमें लिखेंगे, जानेंगे क्या है नहीं। पहला नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट 1 or more कमिटी टू डील विद द सेम मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, में कंस्टिट्यूट वन और मोर कमिटी, ठीक है, एक या एक से अधिक कमेटी, टू डील विथ स्पेसिफिक मैटर, टू डील विथ स्पेसिफिक मैटर। याद रखना, एक ही मैटर के लिए जरूरी नहीं कि एक ही कमेटी हो, 2, 3, 4 जितना चाहे उतना कमेटी बना सकती है, उसका मन के 4 बना देना तो 4 ही बना सकती है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है,
टेन्योर, टेन्योर कितना होगा? द टेन्योर ऑफ मेंबर कितना होगा? 3 साल। कोई भी व्यक्ति कमेटी में जब एक बार जाए तो उसका 3 साल के लिए वो उस कमेटी में रहेगा, 3 साल तक रहेगा वो, मैक्सिमम ये वर्ड है, मैक्सिमम 3 साल तक, है ना, मैक्सिमम 3 साल तक के लिए उसको ऐसा रखा जाएगा। देखो, और ठीक है, और अगर कोई इंस्पेक्टर के खिलाफ, ठीक है, अगर कोई इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के खिलाफ अगर कोई मैटर है तो वो इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर उस कमेटी का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर, इसको लिखता नहीं हूं मैं, तुम समझ लो, ये स्वाभाविक बात है। जैसे मान लो चोर को हम थोड़ी ना यार दरोगा बना बैठा देंगे, इसके खिलाफ मैटर, उसको थोड़ी ना, मान लो पंचायत में मेरे खिलाफ मैटर है तो हम ही पंचायत में थोड़ी ना बैठ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। वही बात लिखा गया है, तुम समझ लो, इसको याद रखो क्या, कि कोई भी व्यक्ति जो है चेयरमैन या फिर इंस्पेक्टर, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो उसको सेक्रेटरी का पद नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी अलग से दिया जाएगा। ये नॉर्मल बात है, तुम खुद समझ सकते हो। ठीक है, इसका जवाब यस और नो में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिजाइन का ऑप्शन है, रिजाइन, अगर किसी को रिजाइन करना है तो कोई कैसे करे रिजाइन, रिजाइन किसके किसके पास करेगा? ठीक है, रिजाइन कैसा होगा? तो रिजाइन अगर मान लो चेयरमैन को करना है, सपोज इसमें कंडीशन नंबर 1, अगर चेयरमैन, तीसरा नंबर पॉइंट है ना, चेयरमैन, अगर चेयरमैन चाहता है कि हम रिजाइन कर दें अपना ऑफिस, हम मेरा से नहीं हो रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा वो चिट्ठी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बोलेगा कि सर हम रिजाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई मेंबर, अगर कोई कमेटी का मेंबर अगर कोई रिजाइन करना चाहता है, मेंबर, तो किसको सूचित करेगा? तब वो चेयरमैन को सूचित करेगा, चेयरमैन के पास सूचना देगा कि हमको इस कमेटी में नहीं रहना है, हमको हमको इस कमेटी का पद से हमको हटा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय के लिए अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसको रेजिग्नेशन मान के चला जाएगा। ठीक है, इफ एनी मेंबर लीव इंडिया मोर देन 6 मंथ देन ही शैल बी टेंडर हिज रेजिग्नेशन। चौथा नंबर क्या है? इफ एनी मेंबर लीव हिज ऑफिस, लीव इंडिया लिखो, लीव इंडिया, भारत को छोड़ रहा है, ठीक है, इंडिया, फॉर कितना समय के लिए? फॉर मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 महीना, 6 मंथ के लिए छोड़ के चला जा रहा है भारत से बाहर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? देन शैल बी टेंडर एज रिजाइन, रिजाइन के रूप में उसको माना जाए कि हाँ वो रेजिग्नेशन लिख लो, रेजिग्नेशन उसे रेजिग्नेशन वो दे के जाएगा, रेजिग्नेशन लेके जाएगा, जो भी है वो रिजाइन करके जाएगा अपना ऑफिस। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए चल गया तो उसका पद रहेगा, 6 महीने बाद आएगा उसका पद नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो कमेटी वाला पार्ट था आपके सामने सारा का सारा पार्ट है। ठीक है, क्या होता नहीं, कमेटी कैसे बनती है, कमेटी कैसा होता है, कितने मेंबर रहता नहीं रहता है, ठीक है, सारा चीज आपके सामने, वो देख लो एक बार में, आपको समझ में आ गया। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था, जितना इंपॉर्टेंट बात था, जितना इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकते थे, सारा बात मैंने लिख दिया। कुछ चीजें ऐसे भी आपको मिल सकती है जैसे जो आपका लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस चीज का आंसर आप सोचोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे एक सवाल अभी था, मान लो चीफ इंस्पेक्टर के खिलाफ ही मुकदमा है, उसी के खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ ही मुकदमा चल रहा, तो क्या उसको कमेटी में रखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसको रख दोगे तो सब उल्टा पुल्टा नहीं कर देगा वो, उसी का खिलाफ मुकदमा और उसी को कमेटी में शामिल कर दो, अपना अपना ही ना पक्ष रखेगा यार वो। तो ये सबसे ये चीज है। जैसे इस तरह का एक और मुकदमा हुआ था, तुमको पता होना चाहिए, सीसेट का व्यवस्था किया गया था यूपीएससी में, सीसेट का व्यवस्था किया गया था। उसके बाद फिर उसमें क्या गया, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन को लेकर ये हुआ, उसमें एक विरोध हुआ। उसमें क्या है कि इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता है, आपको पता होना, यूपीएससी में अगर इंग्लिश से आप दे रहे हो तो इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता है, लेकिन हिंदी से मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो बहुत सारा चीज उसको लेकर भी बहुत बार झमेला उमेला हुआ है, तो उसमें भी कमेटी का निर्माण हुआ है और बहुत लंबा मैटर खींचा है। एक दो तो कमेटी को तो मतलब बाद में मतलब चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट तक मैटर गया है शायद, एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूं मैं। तो उसमें जाकर चैलेंज हुआ है कि भाई आप कैसे कर सकते हो ऐसा, कि उसी कमेटी के मेंबर को उसमें आप शामिल कर रहे हो जो इसका पद रखा है, कि बाद में फिर मानना पड़ा कि नहीं गलत हुआ यहाँ पे।
तो ठीक है, बहुत सारा चीजें हम लोग, ये कमेटी का मोटा मोटी बात है, देख लो आप, सारा चीज आपको दिमाग में चला गया होगा, आराम से चला गया होगा, बहुत आसानी से चला गया है ना। एक बार लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति इफ एनी मेंबर लीव इंडिया, ठीक है, फॉर मोर देन 6 महीना, देन शैल बी टेंडर एज रेजिग्नेशन, वो अपना रेजिग्नेशन दे के जाएगा, ऐसा मान लिया जाए। एज द एक्सीडेंट जब होता है तो कोई टाइम बॉन्ड भी होता है क्या, कि कितना टाइम में कमेटी बनाना है, डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट का गंभीरता को देखा जाता है। ऐसा मान लो कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे क्या हुआ कि मान लो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण हुआ है, ठीक है, अब उसका पक्ष में बहुत लोग खड़ा हो गए, अब मैनेजमेंट के विरोध में आ गए, तो उस केस में अब देख रहा विरोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में कमेटी का गठन हो जाता है, समझ में आया। मान लो कोई साजिश के तहत हुआ तो कमेटी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स वाला 1 नंबर सर एक बार प्लीज, 1 नंबर वाला राकेश, 1 नंबर वाला ये वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट 1 और मोर कमेटी टू डील विथ स्पेसिफिक मैटर, कोई भी एक मैटर को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 या 1 से ज्यादा भी कमेटी बना सकता है, 8 से ज्यादा मेंबर हो सकता है नहीं, कभी नहीं। इंपॉर्टेंट नोट्स 1 नंबर वाला हो गया। सर एक चीज बताइए, आप जो आवर ऑफ वर्क पढ़ाए हैं उसमें बुक में एक पॉइंट दिया है इमरजेंसी में 12 आवर इन ए डे, ठीक है, और वीकली 66 आवर है क्या, और अर्जेंट वर्क के कंडीशन में 10 आवर भी दिया हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। उसको मैंने स्किप किया है पढ़ाते वक्त जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम उसका नीड नहीं है ना, लेकिन इस पे बहुत लोगों का सवाल आया है कि सर उसमें 10 आवर का भी एक फिगर है, 12 घंटा का भी, 14 घंटा का भी फिगर है, ठीक है, उस पार्ट को रहने दो, उस पार्ट को हम लोग किसी दिन उस पार्ट को अलग से पढ़ा देंगे। देखो बहुत बार ना बहुत सारा बात बोलना एक टीचर के लिए चलो ठीक है सुविधाजनक भी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है मजबूरी होता है कि ना बोले। जैसे मान लो यही वाला कमेटी में पढ़ाया, आपको पता होना चाहिए जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है ना आप लोगों को, या फिर अक्सर मैं इस बात को ख्याल रखता हूं कि ऐसा कुछ बात आप लोगों के सामने ना करूं जिससे आप भ्रमित हो जाओ या फिर डाउट्स दिमाग में क्लियर हो, ये क्या था वो क्या था। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लो अभी हम सेक्शन का नाम नहीं लिखे कि कौन सेक्शन में क्या है, ठीक है, लेकिन कल पढ़ाएं तो कल आपको 6 सेक्शन ऐसे याद हो गया, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 40, 45, 40 आसानी से याद हो गया। सेक्शन आप याद करना भी नहीं चाहते थे फिर भी आपको याद हो गया, लेकिन इसके बाद मैंने जितना पढ़ाया सेक्शन का नाम कहीं नहीं लिखा, सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया। आपको पता है अगर हम लिखते ना सीधा सेक्शन ये में दिया हुआ है तो सीधा कंसंट्रेशन वहीं जाता, आप सीख नहीं पाते। तो फर्स्ट लर्निंग को पहले ले लो कि सीखना क्या है, उसके बाद जो उसका टर्म है टेक्निकल टर्म वो तो याद होगा ही होगा, वो कहां भागा जा रहा है, उसको कहां छोड़ने वाले हम लोग। आप लोग के पास बेस्ट उदाहरण है, हम लोग क्लास में हम लोग केवल एक क्लास का केवल 20 मिनट में हम लोग पूरा रूल का सारा फॉर्म याद किए, ए टू यू तक, ए से लेके यू तक जितना भी फॉर्म था याद किए। तुम में से कोई बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल दे तो जो मेरा क्लास नहीं किया हो कि सर हम इससे पहले पढ़े थे या पढ़ते थे सर, इतना जल्दी हम भी याद किए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है, तो हो सकता है कुछ चीज मैं जानबूझ के स्किप किया हूं, या कुछ चीजें हैं बहुत बच्चे अच्छा है कि जो मुझे नोटिस करवाएं कि सर ये पॉइंट आपने स्किप किया और नोटिस करवाएं, और ये पार्ट है रियली बात है कि ऐसा छोड़ा गया जानबूझ के, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ क्लास में ब्रेन में जब चला जाएगा ना तब उसको ऐड करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है। कमेटी में मैनेज भी रहेगा, मैनेजर लिखना चाहते हो शायद राजेश, मैनेजर भी रहेगा, नहीं मैनेजर का नाम है ही नहीं सर। 4% जब मीटिंग में प्रेजेंट, देखो मैनेजर हो सकता है अगर किसी का इंटरेस्ट के रिव्यू रहे तो सर, 4% जब मीटिंग में प्रेजेंट ना हो तब मीटिंग 14 डे के लिए टल जाता है, नहीं नेक्स्ट फिर डेट और टाइम चेयरमैन डिसाइड करेगा, फिर 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है। 2 आवर से आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, पानी नहीं पिए एक बार भी आज, थैंक यू राहुल, पानी नहीं पिया, ठंड का मौसम थोड़ा है, पानी प्यास थोड़ा कम ही लगता है, तो ठीक है बाबू, हमको भी होश नहीं कि 2 घंटा नहीं हुआ होगा, 2 घंटा से कम हुआ होगा, 7:30 बजे क्लास स्टार्ट किया, 7:40 में 1.5 घंटा लगभग हुआ है। चलो तो ठीक है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। छठ पूजा का हार्दिक बधाई, छठ पूजा को पूरा अच्छा से एंजॉय करो। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कोई सहपाठी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत अच्छा मौका है, अपना जूनियर को भी एक बार बोलो कि क्लास ज्वाइन करे, जो मैंने आपको सेंड किया है ना डिटेल्स वगैरह, उसको बोलो कि सर ये ऑफर में ज्वाइन करवा रहे, कर ले, नहीं तो बाद में ना हर बच्चा फोन करते एक ही बात बोलता है, पता है क्या सर मालूम नहीं था आपके बारे में, एक बार बता दो,
कि कम से कम वो ऐसा ना बोले कि मुझे मालूम नहीं था आपके बारे में। एक बार बता दो ना क्लास के बारे में कि ये है, कुछ दिन क्लास करें, क्लास ज्वाइन करें। और अभी एग्जाम वगैरह तो है नहीं, कुछ दिन टाइम लगेगा। और हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा शायद ट्यूसडे को हो, उम्मीद है। बट मंडे को एग्जाम होगा। अभी एग्जाम को मैं छोड़ देता हूँ 2 दिन और, तो मंडे को डायरेक्ट आप लोग का मैं एग्जाम लूंगा। मंडे एग्जाम प्रिपेयर कर रखेगा। क्वेश्चंस का संख्या ज्यादा होगा, मतलब 30 और मिनिमम 30 होगा और मोर देन 30 होगा, मतलब 40 भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करके रखो। और ये सारी चीजें हैं। स्कॉलरशिप का संख्या हम लोग इस एग्जाम के बाद जो होगा उसमें बढ़ाने वाले हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा रहा। आप लोगों ने जो सहयोग किया, जैसे बच्चे लोग जो जुड़े, उसमें आप लोग का भी बहुत योगदान है। बहुत सारे बच्चे आप लोग का रेफरेंस लेके भी आते हैं कि सर मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भैया क्लास कर रहा है, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर क्लास कर रहा है, वो हमको बोला क्लास ज्वाइन करने, तो हम ज्वाइन किए। ये बहुत अच्छा रहा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी स्कॉलरशिप का संख्या हम लोग अगला एग्जाम से, इस सप्ताह नहीं, नेक्स्ट नवंबर का फर्स्ट वीक से जो एग्जाम दोगे आप, उसमें स्कॉलरशिप का संख्या हम लोग बढ़ाने वाले हैं। टॉप 10 बच्चों को 100 रुपीज के स्कॉलरशिप, और 20 से लेकर 30 तक के, माफ करना, 11 से लेकर 30 तक के बच्चों को 50 रुपीज का स्कॉलरशिप देने वाले हैं। यानी 5 इधर और 5 इधर, टोटल संख्या बढ़ा के हम लोग देने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जो क्लास के प्रति प्रेम विश्वास दिखाए, उस वजह से जितना बच्चे जुड़ के क्लास करेंगे उतना आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो चलो, सभी को छठ पूजा के